हम चर्चा करने वाले हैं कि मात्र बचे हुए 100 दिनों में पूरा सिलेबस करना है। सिर्फ बायोलॉजी अकेला तो सब्जेक्ट है नहीं, तो आपके पास लगभग 100 दिन है और इन 100 दिन में आपको 100 चैप्टर्स करने होते हैं। बस रिवीजन इस तरीके से करिए, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। नाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको प्रायोरिटी पे चीजें करनी पड़ेंगी। इस स्कोर को ला सकते हैं और ये 100 दिन के अंदर अचीवेबल है। कैसे अचीव होगा, इसके बारे में ही आज हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। जो कहता हूं मेरे भाई, जीरो जैसा कुछ भी नहीं होता प्रिपरेशन में। अगर आपको ये भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप जीरो पे लाई नहीं कर रहे हो, इट इज जस्ट अ मिथ। आपको हमेशा कुछ ना कुछ आ रहा होता है, हमेशा कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसके साथ आपकी सिनर्जी ठीक ठीक बैठी हुई होती है। अगर आपको सेल के बेसिक फंडामेंटल्स भी पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने सेल थ्योरी पढ़ी हुई है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ा हुआ है, सीरिया फ्लैजेला के बारे में पढ़ा हुआ है, तो भी ट्रस्ट में मेरे भाई यू आर नॉट एट जीरो। हमारे पास वक्त काफी कम है। अगर मैं आपको आज की डेट बताऊं, थोड़ा आगे का ही बता देता हूं। लेट्स से हम 1 जनवरी से एकदम नई साल से इस शेड्यूल को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है जनवरी पूरा महीना है, फरवरी पूरा महीना है, मार्च पूरा महीना है, अप्रैल पूरा महीना है, मोटा मोटा हमारे पास जो है यहाँ पर 120 दिन। समझ लीजिए आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट करते हैं तो आप 100 दिन का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब इन 100 दिनों में आपको पूरा सिलेबस करना है, सिर्फ बायोलॉजी अकेले 100 चैप्टर्स करने होते हैं। इनमें से सबसे हाई यील्ड जो चैप्टर्स हैं, ये कौन से सब्जेक्ट के हैं और पूरा सब्जेक्ट कौन सा है जो कि हाई यील्ड है, ये है आपका बायोलॉजी। क्यों गुरुजी? क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप देखें तो चैप्टर्स का नंबर जो है ये कंपैरेटिवली कम है, लेकिन यहां से आपका सीधा 50% पेपर कवर हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। केमिस्ट्री में कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स में कह नहीं सकते कि गारंटीड कहां से क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बाहर भी आ सकते हैं। यहां पे अगर आप रिसोर्स की बात करें बायोलॉजी में, देन एनसीईआरटी इज द प्राइम रिसोर्स, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, और एक दो क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तो उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, वो मेरिट सेटिंग क्वेश्चन होंगे। इफ यू जेन्युइनली वांट अ सीट इन मेडिकल कॉलेज, तो आपको इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो कि एनसीईआरटी से आ रहे हैं। एक दो जो ऊपर के क्वेश्चन है वो भी टेक्निकली आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, अगर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है तो। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ यू एम फॉर 360 आउट ऑफ 360, तो भी आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो आप इस स्कोर को ला सकते हैं। और एक आइडियल स्कोर अगर अभी के लिए लेके चलें तो 350 जो है, ये भी आप एक आइडियल स्कोर के तौर पे मान सकते हैं, और ये 100 दिन के अंदर अचीवेबल है। कैसे अचीव होगा, इसके बारे में आज हम पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं। पहले एब्सोल्यूट चीजें तो होनी ही चाहिए। एब्सोल्यूट चीजों में आपका आ जाता है लेक्चर। अब ये लेक्चर कोई भी हो सकता है। बायोलॉजी की बात करो, इट कैन बी वन शॉट। अगर आप मेरे वन शॉट देखना चाहते हैं, जूलॉजी 11th क्लास की जो है YouTube पे अवेलेबल है, बॉटनी पूरी की पूरी अवेलेबल है, 12th क्लास जूलॉजी के भी टॉपिक्स आप टाइप करेंगे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। समझ लीजिए आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एक बार इन लेक्चर्स को वॉच कर लीजिए एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरी पोथी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बॉटनी में तो आपके पास मेडिजी की किताब भी है, तो उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स है, सीधा सीधा इनको भी यूज कर सकते हो, या फिर सीधा सीधा एनसीईआरटी में ही मार्किंग कर सकते हो, स्टिकी नोट चिपका सकते हो, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा बात समझ में आई है तो। लेक्चर इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहाँ पे टाइम कैसे बचाना है सर बचे हुए वक्त में? मिशन 100 ज्वाइन कर रखा है, साथ साथ देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, टाइम जो है बचा करके देखो 1.5x पे आप आराम से लेक्चर को देख सकते हो और लेक्चर नोट्स को भी साथ साथ रिवाइज कर सकते हो। तो समझ लीजिए एक लेक्चर आपका 2 घंटे का है, आपने चीजों को रोक रोक के समझा, तो भी अगर आप 1.5x पे भी देख रहे हो तो 1.5 घंटे में आपका लेक्चर खत्म हो गया। 30 मिनट में आपने झटपट लेक्चर खत्म होते ही नोट्स को रिवाइज कर लिया। अब किताब नोट्स को रिवाइज कर लिया, बिल्कुल भी ढील नहीं दी आपने अपने टाइम में, यानी 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में कवर हुआ, लेकिन आपने एक बार नोट्स को और एनसीईआरटी को भी साथ साथ पढ़ लिया है, एक बार साथ साथ रीडिंग मार ली है, तो आपका कंप्लीट काम यहाँ पर खत्म होगा। इसी प्रकार से आप फिजिक्स में करेंगे। फिजिक्स में आपको 2 घंटे का लेक्चर है, थोड़ा सा फास्ट पेस पे देखो और उसके बाद उनके नोट्स को फॉर्मूलास को रिवाइज करो, एक बार एनसीईआरटी या फिर जो भी डीपीपी आपको मिले उसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली आपको 2 घंटे का लेक्चर केमिस्ट्री का मिलेगा, केमिस्ट्री में 1.5 घंटे में लेक्चर देखो, या आपकी स्पीड अगर और अच्छी है, रिवीजन के लिए देख रहे हो तो 1 घंटे में लेक्चर देखो, बचे हुए 1 घंटे में नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, ये सारे काम करो, ये आपके हो जाने चाहिए। तो लेक्चर इज अ एब्सोल्यूट मैंडेटरी चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है पोस्ट लेक्चर, वो है एनसीईआरटी रीडिंग। इसको आप नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी रीडिंग कम से कम 5 बार आपको करनी चाहिए बिफोर योर नीट एग्जामिनेशन, ये आपको करनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको करने चाहिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कब से कब तक के? अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 2013 से 2025 के पेपर आप कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स, यानी अगर आपको 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो आप कौन कौन से करेंगे? 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, ऑलवेज गो फ्रॉम रीसेंट टू बैकवर्ड्स। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, आप और सालों के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो 20 के भी कर लीजिए, 19 के, 18 के, 17 के एंड सो ऑन। ऐसे करते करते पहली बार जो नीट का पेपर हुआ था, नीट नाम जब आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज इन 2013। उसके बाद से पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हुआ है लेवल, और वो हर साल होना भी चाहिए। एकदम यूनिफॉर्म पेपर तो किसी साल नहीं बनता, क्योंकि पेपर बनाने वाले लोग भी डिफरेंट होते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी भी पेपर को लेकर डिफरेंट होगी। तो जाहिर सी बात है ये 2013 के बाद के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर मोर देन दैट। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर टाइम बचता है, समझ लो अगर टाइम नहीं बच रहा है, इतनी ही चीजों को कम से कम 5 बार रिवाइज करिए। 5 बार एनसीईआरटी पढ़ी, लेक्चर नोट रिवाइज किए, 5 बार जो भी पीवाईक्यूज है इनको विद एक्सप्लेनेशन आपने रिवाइज किया, विद एक्सप्लेनेशन रिवाइज किया, करेक्ट। इसके बाद आपको देने हैं मेरे दोस्त टेस्ट। पार्ट वाइज टेस्ट हो सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं, कम से कम मान के चलिए अगले 120 दिनों में या 100 दिनों में कम से कम मैं कह रहा हूं 30 टेस्ट तो देने ही देने। हर तीसरे दिन आपका टेस्ट होना चाहिए, हफ्ते में 2 टेस्ट आपके मिनिमम बता रहा हूं मेरे दोस्त। इससे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम कम से कम 25-30 टेस्ट तो आपके होने ही होने चाहिए। और ये सिर्फ 30 टेस्ट नहीं है, अगर एक टेस्ट में आप मान के चलते हो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 180 है, इजी कैलकुलेशन के लिए 200 मान के चलते हैं, 6000 क्वेश्चन है मेरे भाई। और सिर्फ 6000 क्वेश्चन नहीं है, 24000 ऑप्शन है। हर ऑप्शन को भी अगर गौर से देख गए कि कौन सा ऑप्शन उत्तर है तो क्यों, कौन सा ऑप्शन उत्तर नहीं है तो क्यों, तो आप 24000 अलग अलग क्वेश्चन बना गए। टेक्निकली इतना बड़ा गेम है ये। इसलिए मैं जब भी स्टूडेंट्स को टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने को कहता हूं, मैं हमेशा डिटेल्ड एनालिसिस करने को कहता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता कि शैलो एनालिसिस करो। एक बार पेपर आपने दे दिया, उसके बाद पेपर को देखिए, तारिए थोड़ा सा 5-10 मिनट और आपको पता लग जाएगा कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने मेरे मार्क्स बन रहे हैं, कितने में नेगेटिव मार्किंग हुई। दिस इज नॉट पेपर एनालिसिस, दिस इज स्कोर कैलकुलेशन। आप सिर्फ अपना स्कोर कैलकुलेट करो, इसे कोई पेपर एनालिसिस नहीं कहेंगे हम लोग। जब पेपर एनालिसिस की बात आती है, एक एक क्वेश्चन जो आपका सही भी है, समझ लो मेरे भाई, कोई टर्म आ गई, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको पता नहीं था। अगर मैं ऑप्शन स्विच कर दूं तो वही क्वेश्चन शायद आप ना कर पा रहे हैं। उन ऑप्शंस को भी घूरिए,
कि कल को वही क्वेश्चन वही ऑप्शन चेंज करके आपको दिया जाए तो आप नहीं बना पा रहे हो अगर, देन दिस इज अ मेस। ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए। हर ऑप्शन में अगर कोई नया शब्द छुपा हुआ है उस शब्द को भूलिए, उसका मतलब जानिए, उस कांसेप्ट को पकड़िए एंड उसे अपनी एनसीईआरटी में या अपने नोट्स में सप्लीमेंट करते रहिए। सप्लीमेंटेशन टेक्निक से हर टेस्ट के बाद आपके नोट्स और पावरफुल होते जाएंगे। और जब आप 20, 25, 30 टेस्ट दे देते हो, जब आप 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपके नोट्स में अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आकर के ऐड होती रहती है और आपके नोट्स बहुत ही सुप्रीम लेवल के नोट्स बन जाते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है मेरे दोस्त, तब आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो भैया जितनी करी जाए उतनी ही कम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाद आप लगा सकते हैं। यानी एब्सोल्युटली मैंडेटरी चीजों में हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, लेक्चर को एक ही बार देखेंगे, बार बार नहीं। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज एक बार लेक्चर देख लिया, लेक्चर से ही दोबारा रिवीजन नहीं करना है, इतना टाइम आपके पास है नहीं। अभी आप लिबर्टी खो चुके हो, इतना टाइम हमारे पास नहीं। उस लेक्चर के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इतना ढंग से बना लो कि बार बार देखने ना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए, दोबारा लेक्चर पे ना कूदना पड़े। मैं डीजी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई भी किताब पढ़ रहे हो, 5 बार पढ़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, अलग अलग रिसोर्सेज पे मत भागो। 2013 से 25 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं तो 20-21 तक के पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, 5 बार कम से कम इन सारी चीजों का रिवीजन करना है जो ऊपर लिखी हुई है। यानी आपने लेक्चर ले लिया तो लेक्चर नोट्स आप कम से कम 5 बार रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी कम से कम 5 बार पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चन आपसे बन गए बहुत अच्छी बात है, उनमें देखिए कोई नया ऑप्शन है जो कि आपको नहीं पता था पहले से, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाइए। और आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल जो आपसे गलत हो गया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, कुछ नया अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो उसे अपने नोट्स में सप्लीमेंट कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट में भी सारे के सारे नए ऑप्शंस को देखिए एंड जो सवाल गलत हुए हैं उनके रीजन के ऊपर पॉन्डर करिए कि सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। यानी टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा और टेस्ट एनालिसिस करोगे तो कम से कम आपके 25,000 क्वेश्चन या ऑप्शन सॉल्व हो रहे होंगे। और इस बचे हुए वक्त में अगर आपने इतना काम कर लिया तो क्वेश्चन का नंबर देख रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन गिन लो, यहां पर 6000 क्वेश्चन हो गए और यहां पर 2013 से 25 भी अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके कितने साल के पेपर हो गए? आराम से आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 12 साल के पेपर हो गए। और कई बार ऐसा हुआ है, कई सालों में ऐसा हुआ है कि नीट का पेपर 2-2 बार हुआ है, तो आपके पास मल्टीपल पेपर्स भी होते हैं। यानी 15 पेपर आपको यहां से मिल गए, 3000 क्वेश्चन आपको यहां से मिल गए। यानी टोटल 9 से 10,000 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। खुद के जो कर रहे हैं वो अलग, जो डीपीपी है वो अलग, मैं सिर्फ अलग टेस्ट और पीवाईक्यूज की बात करूं तो 10,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। 10,000 क्वेश्चन यानी 40,000 ऑप्शंस, 40,000 ऑप्शन यानी 40,000 प्रोबेबल क्वेश्चंस आपने इन दिनों में सॉल्व कर लिया और बहुत आसान है। बायोलॉजी में तो कुछ भी नहीं, आप अगर मोटा-मोटा एक चैप्टर को एक दिन भी देते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा बायोलॉजी का एक दिन में और उसके आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो झटपट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बायोलॉजी में इतना टाइम नहीं लगता, आप दिन का अगर 7-8 घंटा भी लगाएंगे तो भी एक बायोलॉजी का चैप्टर आप एंड टू एंड पढ़ सकते हैं और उसको संडे को बैठ करके रिवाइज कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ बफर संडे। इसको किल मत करिएगा, इसको टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, रिवीजन वगैरह के लिए रखेगा। तो आपका जो भी प्लान बन रहा है उसमें से संडे को हटा दीजिएगा। एक आधा लेक्चर हो सकता है आप इस दिन भी ले लें, लेकिन मेन जो आपका संडे होना चाहिए वो रिवीजन के लिए और बाकी सारे कामों के लिए होना चाहिए। करेक्ट, ये है आपका बायोलॉजी का मास्टर प्लान। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? 100 चैप्टर्स हैं, हाई यील्ड सब्जेक्ट जो है वो है बायोलॉजी। क्योंकि देखो भाई, अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, आराम से सुनिए। अगर आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ लिया, मैं अगर क्वेश्चन बनाने बैठा हूं और मैंने एक मीडियम लेवल का भी क्वेश्चन बना दिया, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, हो सकता है आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। लेकिन बायोलॉजी अगर आपने हल्की फुल्की भी पढ़ रखी है तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। बायोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पायरेंट्स। इसमें भी 350 नहीं स्कोर कर पाए तो भाई सिलेक्शन मुश्किल हो जाए। इस बार अगर किसी बच्चे की केमिस्ट्री फिजिक्स खराब भी थी, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, अगर उसने 340 350 भी स्कोर कर लिए होंगे बायोलॉजी में, आज वो मेडिकल सीट में बैठा होगा। अगर उसके फिजिक्स केमिस्ट्री में 180 में से आधे नंबर भी आएंगे, 90 नंबर भी आएंगे, 50-50%, तो भी आज मेडिकल सीट में बैठा होगा क्योंकि उसका ओवरऑल स्कोर 550 के आसपास पहुंच गया। तो मेरे भाई ये जो नंबर है ये बहुत सेफ नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है। पेपर कैसा भी आए, हार्ड आए, इजी आए, आपको तो इतना 340 350 तो मिनिमम स्कोर रखना ही पड़ेगा बायोलॉजी में, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो आपके सिलेक्शन की घंटी है, इसको तो बजाना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, इसके बिना काम नहीं चलता। और बाकी सब्जेक्ट में मानो ना मानो नंबर आपके हाथ में नहीं, आप कभी भी कॉन्फिडेंस से ये नहीं बोल पाओगे अंटिल अनलेस यू आर अ प्रोडिजी, आप बहुत तगड़े स्टूडेंट वाली बात है। अदरवाइज आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार मेरे फिजिक्स में 180 आ जाएंगे, मेरे केमिस्ट्री में 180 आ जाएंगे, नहीं बोल सकते। बायोलॉजी में बोल सकते हो कि यार अगर मैंने पढ़ लिया एनसीईआरटी कई बार, मैंने पीवाईक्यूज लगा लिया है, मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया है, 350 नंबर से 360 नंबर के बीच में मेरे बन रहे होंगे अगर मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर गया तो यहां पे ये जो श्योरिटी है ये आपको मिल जाती है। और कंटेंट भैया इस बार बॉटनी जूलॉजी पढ़ा रहे हैं मिशन 100 में, कंटेंट आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कि एक एक चीज आपको क्लास में याद हो रही है, रिवीजन का पूरा टाइम मिलेगा। मैं ये मान के आऊंगा क्लास में कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है। आई स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच और मैं आपको सारे कांसेप्ट्स क्लियर करा के विद क्वेश्चंस जो है आराम से ड्रॉप कर दूंगा घर पे, एकदम बिंदास। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट शुड बी योर मोटो। जितना कंटेंट मिल गया इसी को मैं 5 बार रिवाइज करूंगा, इसी को मैं अच्छे से पढ़ूंगा। विपू भैया ने पढ़ा दिया है, समझा दिया है, फ्रेश कांसेप्ट्स हैं, इनको झटपट यूटिलाइज करके मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। डीपीपी भी आपको एकदम प्राइम लेवल की दूंगा मैं। उतने क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे तो आपका जो है खेला बहुत सॉलिड हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से